ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले एक चीज आ रहा है, एक शब्द आ रहा है कि पृथ्वी। तो सबसे पहले पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक शब्द आ रहा है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। सबसे पहला शब्द है कि पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। पृथ्वी की आकृति को बोलते हैं भू-आभ प्रकार की। किस प्रकार की? भू-आभ, या इसको बोलते हैं लधवक्ष गोला। लधवक्ष गोला, लधवक्ष गोला। देखो एक डायग्राम के माध्यम से मैं इसको थोड़ा सी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भू-आभ या लधवक्ष गोला किस प्रकार की आकृति होती है। इस प्रकार की ये अपनी पृथ्वी है, लेकिन ये पृथ्वी अपने को इस डायग्राम के माध्यम से अपन को एकदम गोलाकार दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में या वास्तविक रूप से ये गोलाकार नहीं है। तो फिर गोलाकार नहीं है तो फिर किस प्रकार है? इनके दोनों ध्रुवीय भाग, एक तो उत्तरी ध्रुव है और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। ये दोनों ध्रुवीय भाग क्या है? थोड़े चपटे हैं, थोड़े चपटे हैं। तो चपटेपन होने के कारण इसको बोलते हैं कि चपटापन लिए हुए पृथ्वी ध्रुवीय भाग से। तब इसको भाग को देखो, एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करो। ये ध्रुवीय भाग है, ये दोनों ध्रुवीय भाग किस प्रकार के थोड़े थोड़े चपटे हुए हैं, तो चपटापन लिए हुए हैं, इस कारण इसको बोलते हैं, इसकी आकृति किस प्रकार की? भू-आभ या लधवक्ष गोला। भू-आभ या लधवक्ष गोला। भू-आभ को अंग्रेजी में जियोड भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे जियोड भी लिखा आ सकता है। जियोड यानी जियोड, या आप मान सकते हो कि संतरे के समान। किसके समान होती है? संतरे के समान, संतरे के आकार के समान, आकार के समान, समान। अब संतरे के आकार के समान में क्या होता है? ये पृथ्वी की आकृति इस प्रकार थी, इस प्रकार की। एक्चुअली में अगर आप इसको गोलाकार बोलो या वृत्ताकार बोलो, तो गोलाकार आकृति तो इस प्रकार की होती है, लेकिन पृथ्वी का ध्रुवीय भाग है ना, वो एकदम गोल नहीं है। गोल नहीं होकर किस प्रकार का है? दोनों भाग चपटे हुए हैं, ऊपर से दबा हुआ है, नीचे से भी दबा हुआ है। दोनों ध्रुवीय भाग है, ये दबे हुए हैं। दबे हुए होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? भू-आभ, या भू-आभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोड, या एक दूसरा नाम है उसको बोलते हैं लधवक्ष गोला। लधवक्ष गोला। तो ये पृथ्वी की क्या है? आकृति है। तो पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। और एक नाम है ये भू-आभ, नाम याद रखना, ना कि गोलाकार। गोलाकार नहीं है, गोलाकार तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि पृथ्वी गोल भूगोल, लेकिन पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है, इस प्रकार की। अब आगे चलते हैं इसके आगे कि पृथ्वी का अपने ये समझ लिया किस प्रकार की आकृति होती है। अब देखो पृथ्वी की आगे क्या है? हेडिंग में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कौन सी संरचना है? आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है कि आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का है, इसकी बनावट किस प्रकार की है। तो सबसे पहली चीज की आंतरिक संरचना में एक चीज स्पष्ट होती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो भाग हमारे लिए अदृश्य है। हमारे लिए क्या है? अदृश्य है। तो हम इसको प्रत्यक्ष रूप से तो हम देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? अनेक प्रकार के प्रमाण, अनेक प्रकार के प्रमाण देखेंगे कि किस प्रमाण के आधार पे किस प्रकार की आकृति है। तो इसके संबंध में हमें अनेक प्रकार के प्रमाण देखने को मिलते हैं।
और उन परमाणु के आधार पर यह बताया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आंतरिक संरचना, इसको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, ये हमारे लिए क्या है, अदृश्य है, क्योंकि धरातल के एकदम अपन ऊपरी भाग में रहते हैं। तो नीचे वाला भाग है, नीचे वाले भाग को अपन कैसे देख सकते हैं? अगर आसमान खुला है तो खुले आसमान को तो अपन देख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला भाग है तो इस भाग को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो इसके लिए क्या है, अनेक प्रकार के जो प्रमाण है, उन प्रमाणों के आधार पर हमें ये जानकारी मिलती है कि नीचे यानी पृथ्वी का नीचे वाला आंतरिक भाग किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। तो ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैज्ञानिक प्रमाण हमारे को देखने को मिलेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में एक ही चीज देखते हैं कि हमारे लिए ये अदृश्य है, तो हमें जो भी प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों को एक बार अपन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो इसमें क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना हमारे लिए अदृश्य है, हमारे लिए अदृश्य है, यानी कि इसके बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से इस भाग को नहीं देख सकते है, लेकिन इसके संबंध में अनेक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस, द्रव्य या गैसीय अवस्था में हो सकता है। देखो एक बार वापस देख लो, आंतरिक संरचना का मतलब होता है धरातल के नीचे की बात हो रही है, धरातल के नीचे की बात हो रही है। तो इसके संबंध में हम अपनी खुली आंखों से इस चीज को हम नहीं देख सकते। धरातलीय भाग को हम खोदें तो कितना खोद सकते हैं? तो ये विषय है ना, ये अपने भूगोल विषय का नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा भूगोल के साथ पढ़ना पड़ता है। ये वैसे देखे तो साइंस का विषय है, लेकिन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, हमारे भूगोल से जुड़ा हुआ है, तो भूगोल के अंतर्गत इसको हमारे को पढ़ना पड़ता है। ये चीज हमारे लिए क्या है, अदृश्य है और इसको प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते, लेकिन इसके संबंध में कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। उन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सी अवस्था में हो सकता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो हो सकता है ठोस अवस्था में हो सकता है, या फिर कौन सी, द्रव अवस्था में, या फिर कौन सी अवस्था में हो सकता है, गैसीय अवस्था में हो सकता है। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। लेकिन मुख्यतया पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यह प्रमाण मिलेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है या फिर तरल अवस्था में। ठोस या तरल, ये 2 प्रकार की अवस्थाएं ये मुख्यतया विद्यमान है, आंतरिक भाग में विद्यमान है। अब कौन सी अवस्था कहां पर विद्यमान है, किस किस के क्या लक्षण है, इसके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में अध्ययन करते रहेंगे। तो ये आंतरिक संरचना हो गई। अब आंतरिक संरचना है, इसके बारे में जानकारी के हमें 2 प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं।
इनके बारे में जानकारी के हमें दो प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। पहला स्रोत है जानकारी के स्रोत, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत। दो प्रकार के स्रोत है। पहले प्रकार का स्रोत है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। कौन सा स्रोत है? प्रत्यक्ष स्रोत। और दूसरा स्रोत है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनके आधार पे हमें यह पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। इसके अंतर्गत पहला है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया, और दूसरा है उसको बोलते हैं भूकंप विज्ञान। तो पहला भाग है उसको बोल सकते हैं, पहला कौन सा हो गया? ज्वालामुखी क्रिया हो गई, और दूसरा कौन सा हो गया? भूकंप विज्ञान। तो ज्वालामुखी क्रिया व भूकंप विज्ञान ये दोनों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले कौन से स्रोत है? प्रत्यक्ष स्रोत है। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो स्रोत कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया, अब ज्वालामुखी क्रिया धरातल के आंतरिक भाग से होती है, लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो धरातल के आंतरिक भाग में जो भी पदार्थ है वो पदार्थ धरातल के बाहरी भाग में आ जाएंगे। तो बाहरी भाग में जैसे आएंगे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि आंतरिक भाग किस प्रकार का है, ठोस है या फिर तरल अवस्था में है। फिर दूसरा है भूकंप विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? अनेक प्रकार की लहरें होती है, भूकंप की अनेक प्रकार की तरंगे या लहरें होती है। उन तरंगों या लहरों के आधार पे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा भाग ठोस है या फिर कौन सा भाग तरल अवस्था में है। ये भूकंप की जो तरंगे होती है, ये तरंगे निश्चित इनका माध्यम होता है और माध्यम के अनुसार इनकी गति होती है, गति या आवृत्ति होती है। तो उनकी गति या आवृत्ति के आधार पे हमें यह जानकारी मिलती है कि ये भाग ठोस हो सकता है या फिर ये भाग कौन सा हो सकता है? तरल हो सकता है। तो ये दो प्रकार के स्रोत है। ये दोनों प्रकार के स्रोत कौन से हो गए हमारे लिए? प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। अब आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार के स्रोत है वो कौन से? अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत तीन चीजें आती है। अप्रत्यक्ष स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्रोत है, इसके अंतर्गत आता है घनत्व आता है, दूसरा आता है तापमान, और तीसरा आता है दबाव या दाब। ये तीन प्रकार के स्रोत है। ये कौन से? अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी इनके आधार पे हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। उन प्रमाणों के आधार पे एकदम एक्चुअली जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन हाँ इस प्रकार का होता है। तो सबसे पहला भाग है उसको बोलते हैं घनत्व, दूसरा है तापमान और तीसरा है दबाव। एक चीज देखो कि हमारे धरातलीय भाग है, धरातलीय भाग एकदम जैसे यहाँ पर अपन खड़े, आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं, ये भाग अपना धरातलीय भाग हो गया। अब इस धरातलीय भाग से नीचे जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतरतम यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो घनत्व, तापमान व दबाव, ये तीनों तत्व है ना अप्रत्यक्ष स्रोत, ये तीनों लगातार बढ़ते जाते हैं। तो किस प्रकार बढ़ते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत होता है, इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कौन से स्रोतों के बारे में? अप्रत्यक्ष स्रोत है, इनके बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत यानी जानकारी के कौन कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत? अब अप्रत्यक्ष स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहला स्रोत है, उस स्रोत का नाम है, पहला स्रोत है, इसके अंतर्गत आता है घनत्व। क्या आता है? घनत्व। देखो सबसे पहले बात हो रही है कौन से स्रोतों की? अप्रत्यक्ष स्रोतों की। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, एक बार थोड़ा सी मैं इसके बारे में बेसिकली आपको थोड़ा सी बता देता हूं।
कि जैसे पृथ्वी का इस प्रकार की ये दरा आप पृथ्वी का आंतरिक भाग है इस प्रकार का, क्योंकि पहले मैं घनत्व बताऊंगा, उसके बाद में तापमान बताऊंगा, फिर दबाव बताऊंगा, तो तीनों को एक बार बता सकता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 परतों में निर्मित है, यानी 3 परतों से निर्मित है, इस प्रकार का है। सबसे ऊपर वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं अपन बोलते हैं कि क्रस्ट, क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं मेंटल, मेंटल। और सबसे नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं कोर या क्रोड। एक इनके और भी नाम देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं सियाल, सीमा व निफे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे ऊपरी यानी धरातल के समीपवर्ती भाग है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाला भाग है जिसको हम अंतरतम बोलते हैं उस भाग को बोलते हैं कोर। कोर तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। अप्रत्यक्ष में पहला स्रोत कौन सा है, घनत्व है। घनत्व का अर्थ क्या होता है कि जैसे ही हम ये अपना धरातलीय भाग हो गया, ये अपना क्या है धरातलीय भाग, इस धरातलीय भाग से जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक यानी पृथ्वी के अंतरतम की ओर जिस प्रकार ये गहराई इस गहराई में जाते हैं तो लगातार घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सबसे भारी भाग कौन सा है, पृथ्वी का क्रस्ट, तो पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व देखो सबसे क्या होता है, कम होता है, पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व सबसे कम होता है। पृथ्वी के क्रस्ट से थोड़ा सी अधिक घनत्व मेंटल का होता है, और सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, कोर का होगा। तभी हम धरातलीय भाग से पृथ्वी के अंतरतम यानी आंतरिक भाग की ओर जाएंगे तो इनका घनत्व लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का कारण क्या है कि बाहरी भाग का घनत्व कम है, और जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। पृथ्वी का ये अपने क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट का औसत घनत्व बताया जाता है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा भाग है मेंटल, मेंटल का घनत्व है 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और पृथ्वी का अंतरतम या कोर इसका घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार का घनत्व है। अब तो देखो सबसे पहले क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व कितना है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे ऊपर वाला भाग है धरातल के एकदम संपर्क वाला भाग है, ये भाग है कौन सा, क्रस्ट, इसका घनत्व क्या है, कम है। लेकिन दूसरा भाग कौन सा आ रहा है, दूसरी चट्टान कौन सी आ रही है, मेंटल, तो मेंटल क्रस्ट के नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, तो इसका घनत्व कितना है, औसत घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर भी हो सकता है, जैसे ये मैं 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बता रहा हूं आपको, तो हो सकता है 2.7 से लेकर 3.3 तक भी हो सकता है। तो ये औसत घनत्व की बात हो रही है, यहाँ पे 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी जगह 11 की जगह 12 या 13 भी हो सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए एक बार औसत घनत्व कितना होता है मोटा मोटा एक बार दिमाग में आप बैठा लो, उसके बाद में एडजेक्ट आंकड़े आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहली बाहरी भाग है, इसका घनत्व कितना है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इससे नीचे वाला भाग कौन सा है, मेंटल का है, तो मेंटल का घनत्व कितना हो गया, 7 ग्राम हो गया। और सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है, कोर या क्रोड, इसका कितना हो गया, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार पे हमें देखो इस प्रकार ये डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हमको यह प्रमाणित होता है कि बाहरी भाग है इसका घनत्व क्या है, कम है, लेकिन मध्य वाले भाग का अधिक है, और सबसे नीचे वाला भाग है उसका घनत्व क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। तो इसको थोड़ा सी लिख लेते हैं इधर। एक है, एक शब्द या शब्दावली है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। देखो इस शब्द का आप थोड़ा सी ध्यान रखना। पृथ्वी का एक तो आता है कौन सा घनत्व, औसत घनत्व, औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें अगला आपको ऑप्शन दे दे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो उसमें आ सकता है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पहला। अगला पूछ सकता है कि 5 से अधिक है या 5 से कम है। अगर इस प्रकार का ऑप्शन आए तो आपको क्या करना है, 5 से अधिक करना है। और एग्जैक्ट ही आपको पूछ ले तो कितना है कि 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। ये क्या है, औसत घनत्व की बात कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व। क्योंकि एक तरफ आप देखो कि पृथ्वी का बाहरी भाग क्रस्ट है तो इसका घनत्व कितना है, 3 ग्राम है, और पृथ्वी का जो अंतरतम या कोर या क्रोड है इसका घनत्व कितना है, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 ग्राम और दूसरे भाग में क्या है, 11 ग्राम। तो इन दोनों के बीच का कौन सा हो गया, 5 ग्राम, 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसको नए पेज में थोड़ा लिख लेते हैं। अपना पॉइंट है, ए नंबर बिंदु है जो है घनत्व। क्या है? घनत्व। पृथ्वी की बाह्य सतह से पृथ्वी के अंतरतम की ओर जाने पर पृथ्वी का घनत्व लगातार बढ़ता जाता है, अर्थात बाह्य क्रस्ट का घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हुए पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगली लाइन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये चीज है कि घनत्व पृथ्वी के बाहरी भाग से लगातार अंतरतम की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के घनत्व में क्या होता है? लगातार वृद्धि होती है। एक बार वापस देख लो। घनत्व का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी की बाह्य सतह से पृथ्वी के अंतरतम की ओर हम जैसे जाते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी का घनत्व लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है। अर्थात बाह्य क्रस्ट का घनत्व कितना है? 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी के अंतरतम या अंतरतम को हम बोल सकते हैं कोर या क्रोड, इसका औसत घनत्व कितना हो गया? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगली चीज है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, इसका आपको थोड़ा सी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बार बार कंपटीशन की दृष्टि से ये लगातार ये घनत्व ऊपर वाले नीचे वाले ये नहीं पूछ सकते। इनका क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज का आएगा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से नीचे की ओर, यानी पृथ्वी में क्रस्ट से मेंटल या कोर की ओर जाने पर इसका घनत्व लगातार बढ़ता जाता है या घटता जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन लैंग्वेज का आ सकता है। लेकिन एडजेक्ट आंकड़े का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो इसको आपको इतना ध्यान रखना है, पहले आप 5 याद करो कि कितना है, 5 के समान है। फिर आपको ये पूरा डेटा याद हो जाए तो एडजेक्ट 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आप याद करने की कोशिश करो। तो ये सबसे पहला भाग हो गया अपना कि घनत्व है। मैंने आपको अप्रत्यक्ष स्रोत, और अप्रत्यक्ष में पहला कौन सा स्रोत है? घनत्व है। अब दूसरा स्रोत है, उसको लेते हैं। दूसरे स्रोत के अंतर्गत आता है दबाव या दाब। ये अपना अप्रत्यक्ष स्रोतों में दूसरा स्रोत है। अप्रत्यक्ष का दूसरा स्रोत क्या है? दबाव या दाब। देखो, दबाव या दाब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जैसे ये आपका धरातलीय भाग है। ये क्या है? धरातलीय भाग है। इस धरातलीय भाग के ऊपर आप लगातार देखो, इस प्रकार आप कोई वस्तुएं इस प्रकार लगा दोगे, इस प्रकार आप वस्तुएं ऊपर लगा दोगे, इसके एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, इस प्रकार आप लगा दोगे तो आप एक चीज देखोगे कि ये भाग कौन सा हो गया अपना? ये भाग है
धरातलीय भाग, मैं बात कर रहा हूँ धरातलीय भाग के ऊपर की, यानी दबाव या प्रेशर क्या होता है, तो दबाव का अर्थ होता है ये अपना कौन सा भाग है, ये भाग कौन सा हो गया, धरातलीय भाग है। तो धरातलीय भाग के ऊपर हम अनेक प्रकार की, जैसे कई वस्तुएं रख देते हैं, तो पहली वस्तु रख दी, फिर दूसरी वस्तु रख दी, फिर तीसरी रख दी, फिर चौथी रख दी और फिर पांचवी रख दी। तो इसमें आप देखते हो कि लगातार ऊपर से सबका प्रेशर लग रहा है, तो सबसे अधिक भार किसका होगा, एकदम धरातल के पास वाला ये भाग है, इसका दबाव या दाब क्या होगा, सर्वाधिक होगा। फिर इससे कम किसका होगा, 2 नंबर का होगा, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का और फिर 5 नंबर का। तो दबाव से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग या उसको बोलते हैं अंतरतम या कोर वाला भाग, उसका दबाव सर्वाधिक है, उसका दबाव क्या है, सर्वाधिक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप देख लो, या आप ऐसे देख लो कि जैसे आप खड़े हो तो आपके ऊपर जैसे 2 जने और खड़े हो जाए, तो सब सर्वाधिक प्रेशर किस पे होगा, आप पे होगा, ना कि ऊपर वालों पे होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। ये होता है दबाव। थोड़ा सी लिख लेते हैं, पृथ्वी की बाह्य सतह से पृथ्वी के अंतरतम की ओर और जाने पर चट्टानों का दबाव लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन पृथ्वी के अंतरतम का दबाव सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी परत की एक निश्चित सीमा होती है, जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ता है, उसका घनत्व नहीं बढ़ता है, वह पृथ्वी का अंतरतम निकिल व फेरियम जैसे तत्वों का बना है, वह यह भाग ठोस अवस्था में है, वह इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान है। देखो एक बार वापस इसको देख लेते हैं।
आपको इतना ध्यान रखना है कि घनत्व हो, दबाव हो या तापमान हो, धरातल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाएंगे तो तीनों चीजें बढ़ती जाएगी, तीनों चीजें बढ़ती जाएगी। हाँ, हो सकता है इनके बढ़ने की दर है वो जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं तो बढ़ने की दर है, तापमान बढ़ने की दर है तो वो कम हो सकती है, लेकिन एक बार बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा। अब दबाव, दबाव प्रेशर में क्या होता है कि पृथ्वी की बाह्य सतह से पृथ्वी के अंतरतम की ओर जाने पे चट्टानों का दबाव क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंतरतम का दबाव सर्वाधिक नहीं है, पृथ्वी के अंतरतम का दबाव सर्वाधिक नहीं है। अगर दबाव सर्वाधिक होगा तो नीचे वाला भाग यानी अंतरतम वाला भाग है वो कौन सी अवस्था में हो जाएगा, वो तरल अवस्था में जा सकता है। लेकिन पृथ्वी का अंतरतम भाग कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। क्योंकि किसी भी परत की एक निश्चित सीमा होती है, किसी भी परत की एक यानी प्रेशर की एक निश्चित सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ता, चाहे दबाव कितना ही बढ़े, दबाव कितना ही ऊपर से बढ़े, लेकिन उसका घनत्व उसके आगे क्या है, नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। वह पृथ्वी का अंतरतम की कौन से पदार्थों से बना हुआ है, पृथ्वी का अंतरतम बना हुआ है, एक तो आपका आता है निकिल और एक आता है फेरियम, निकल और फेरियम जैसे तत्वों का बना है। और यह भाग कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इस कारण इसमें कौन से तत्व है, चुंबकीय तत्व या चुंबकीय गुण यहाँ पर विद्यमान है, चुंबकीय गुण यहाँ पर विद्यमान है। तो यानी अगर लगातार दबाव बढ़ेगा तो आंतरिक भाग कौन सी अवस्था में होगा, तरल अवस्था में होगा। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। क्योंकि हर परत की एक निश्चित क्या होती है, सीमा होती है। उस सीमा के आगे चाहे कितना ही प्रेशर हो, कितना ही प्रेशर हो, उसका घनत्व उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, नहीं बढ़ पाता है। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया, उसका नाम है क्या, दबाव। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था घनत्व के बारे में, उसके बाद में दूसरा हो गया दबाव। अब अगला आएगा तीसरा बिंदु, उसको बोलेंगे सी। सी, ए बी हो गया और सी। सी के अंतर्गत आता है अपना कि तापमान। क्या होता है, तापमान। तापमान, तापमान को हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। वैसी की वैसी कंडीशन, जैसी कंडीशन घनत्व में थी, दबाव में थी, वैसी की वैसी कंडीशन तापमान में लागू होती है कि एकदम धरातल के ऊपरी भाग से धरातल में गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। तापमान में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। हालांकि तापमान में जो वृद्धि की दर है वो जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है, कम होती जाती है या घटती जाती है, घटती जाती है। अन्यथा जैसे धरातल के एकदम ऊपर, मतलब धरातल के एकदम पास वाला भाग है, यहाँ पर जो तापमान के बढ़ने की दर है इस प्रकार से बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी के अंतरतम वाला भाग है वो फिर कौन सी अवस्था में आ जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा। लेकिन वो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है। इसका मतलब क्या, तापमान में वृद्धि तो हो रही है लेकिन तापमान में वृद्धि की दर जैसे जैसे हम अंतरतम की ओर जाते हैं तो कम होती जाती है, कम होती जाती है। किस प्रकार की होती है वो थोड़ा सी यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातलीय भाग से अंतरतम की ओर और जाने पर तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है, लगातार वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, जाती है। धरातलीय भाग पर सर्वाधिक वृद्धि वह पृथ्वी के अंतरतम में सबसे कम वृद्धि दर होती है, वृद्धि दर होती है। देखो एक बार इसको थोड़ा सी और समझते हैं कि तापमान है, तापमान में क्या हो रहा है, जैसे जैसे धरातलीय भाग से अंतरतम की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि लगातार होती है।
लेकिन ये वृद्धि है ना, ये धरातलीय भाग में सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम धरातलीय भाग से गहराई में जाते हैं तो इसकी वृद्धि दर क्या होती है, कम होती जाती है। यानी पृथ्वी का जो अंतरतम है वो अगर लगातार ऊपर वाला तापमान है वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा तो अंतरतम वाला भाग क्या हो जाएगा, तरल अवस्था में हो जाएगा। लेकिन वो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो तापमान में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन तापमान में वृद्धि की दर है ना वो धरातलीय भाग में जाने पे कम हो रही है। अब कहां पर कितने कितने प्रतिशत होती है, देखो इसके अंतर्गत होता है 0 से 100 किलोमीटर तक, यानी धरातलीय भाग है, धरातलीय भाग से लेके 100 किलोमीटर तक ये तापमान की जो वृद्धि दर है, तापमान की वृद्धि दर 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है। पहला क्या है, 0 से 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर तक क्या हो रहा है, 0 से 100 किलोमीटर तक ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से क्या है, ये तापमान बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम धरातल में गहराई की ओर जाते हैं तो 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक ये तापमान में वृद्धि की दर है, ये हो जाती है 100 से लेके 300 किलोमीटर तक है। यहाँ पे तापमान में वृद्धि की दर है, ये हो जाती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एवं 300 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक ये तापमान में जो वृद्धि दर है, ये वृद्धि दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से बढ़ती है। तो पहले एक चीज देखो कि 0 से 100 किलोमीटर यानी धरातल के एकदम ऊपरी भाग है, वहां का तापमान की वृद्धि दर क्या है, वहां की तापमान की वृद्धि दर सर्वाधिक है, कितनी है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर यहाँ पर हो रही है। जैसे ही 100 किलोमीटर से लेके और 300 किलोमीटर की गहराई की ये और अपन जाते हैं तो यहाँ पे तापमान में देखो वृद्धि हो रही है, लेकिन तापमान में वृद्धि दर लगातार घट रही है। वृद्धि तो हो रही है लेकिन वृद्धि दर क्या हो रही है, घट रही है, और घट के 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कितनी होगी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हो गई। और लास्ट वाला भाग है, सबसे नीचे वाला भाग, यहाँ पे 300 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर, देखो 6371 किलोमीटर वाला भाग है, ये पृथ्वी का जो अंतरतम या आंतरिक भाग, मैंने अभी आपको बताया कोर या क्रोड है, उसकी अधिकतम गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर, या इसको बोलते हैं 6371 किलोमीटर। यहाँ पर तापमान की वृद्धि दर कितनी हो गई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से बढ़ता जाता है। इसी कारण क्या है, इसी कारण कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में है, पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में है न कि तरल अवस्था में। इस प्रकार के हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन प्रमाणों के आधार पे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा भाग किस प्रकार का है। और अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम अध्ययन की दृष्टि से यह देखेंगे कि कौन सी परत या कौन सी चट्टान है, इसमें कौन से तत्व विद्यमान है, इसके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से तत्व है। इनके बारे में जानकारी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इनकी जानकारी हमें प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो ये अपने 3 प्रकार के स्रोत कौन कौन से हो गए, अप्रत्यक्ष प्रकार के स्रोत तीनों प्रकार के हो गए। इनमें पहला कौन सा था, पहला था घनत्व, दूसरा कौन सा था, दबाव था, और तीसरा क्या था, तापमान। तो आपको एक शब्द में आप मैंने जो अभी आपको आधे घंटे में बताया, इसको अगर आपको याद करना है तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के स्रोत, एक तो अप्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों की जानकारी मैंने आपको अभी बताई है। इनमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पहली चीज क्या है कि जैसे जैसे हम धरातलीय सतह से हम जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं तो घनत्व
दबाव व तापमान तीनों लगातार बढ़ते जाते हैं। पहली लाइन क्या है कि तीनों में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। हालांकि वृद्धि होने के बाद में पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस अवस्था में है, ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि लगातार वृद्धि होती जाती है। हाँ, हो सकता है कि आगे जाकर कोई भाग तरल अवस्था में है, कोई भाग ठोस अवस्था में है। तो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो ये साधन है, ये स्रोत है, तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, ना कि प्रत्यक्ष स्रोत। तो इनसे जो हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, उन प्रमाणों को अपन को थोड़ा सा कितना ध्यान रखना कि हाँ, जानकारी हमें कुछ ना कुछ हमें प्रदान करते हैं, बाकी एकदम एक्चुअली जानकारी ये नहीं है। एक्चुअली जानकारी हमें प्रत्यक्ष स्रोत है, इनके द्वारा हमें प्राप्त होगी। तो ये तीनों प्रकार के कौन से स्रोत है, अपने अप्रत्यक्ष प्रकार के स्रोत। अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाले भाग में आते हैं। अपने स्रोत कौन से होते हैं, 2 नंबर वाले स्रोत कौन से, प्रत्यक्ष स्रोत। कौन से, प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत 2 प्रकार के स्रोत थे। पहला स्रोत कौन सा था, पहला स्रोत था उसको बोला जाता है ज्वालामुखी, और दूसरा था उसको बोला जाता है भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप अपने वैसे स्पेशल रूप से अलग अलग टॉपिक दिए हुए, तो इनको डिटेल से तो हम जैसे अपने टॉपिक आएंगे तब इनको 2-3 घंटे में आराम से पढ़ लेंगे। अभी आपको इतना बता रहा हूं कि इनके बारे में हमें प्रत्यक्ष जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो समरी की दृष्टि से अभी इनको पढ़ेंगे, और डिटेल से जब ये टॉपिक आएंगे अपने अलग से दिए हुए, भूकंप हुए ज्वालामुखी के टॉपिक अलग से दिए हुए, तब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला स्रोत कौन सा है, प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या होता है, इन स्रोतों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। जो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में है वो भाग क्या होगा, या तो ज्वालामुखी होगी, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होगा, पृथ्वी के अंतरतम के अंदर नीचे जितने भी पदार्थ है वो पूरे के पूरे पदार्थ कहां पर आएंगे, धरातलीय भाग पर आ जाएंगे। तो उनके द्वारा हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा साधन कौन सा है, भूकंप। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, अनेक प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है, उन तरंगों के द्वारा हमें पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि धरातलीय भाग से क्या होता है, धरातलीय भाग से ज्वाला का, धरातलीय भाग से ज्वाला का धरातलीय भाग पर निकलना। तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्वाला का बाहर निकलना। किसका, ज्वाला का बाहर निकलना, ज्वाला का बाहर निकलना, बाहर निकलना। ये तो क्या हो गया, ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ हो गया। यानी ज्वाला, ज्वाला का मतलब क्या होता है, आग। आग का धरातलीय भाग से बाहर की ओर निकलना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ये तो हो गया ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट में धरातल के आंतरिक भाग में जितने प्रकार के तत्व या पदार्थ या चट्टानें होगी, वो चट्टानें पूरे की पूरी चट्टानें क्या होगी, टूटकर धरातल के बाहरी भाग में आएगी। बाहरी भाग में लावा या मैग्मा के रूप में आएगी। तो उनसे हमें कुछ न कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले एक है ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कभी भी मैग्मा या लावा, 2 तत्व होते हैं, एक तो बोलते हैं मैग्मा और दूसरा होता है लावा। तो मैग्मा हमेशा गर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि धरातलीय सतह के नीचे, धरातलीय सतह के नीचे जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्मा बोल सकते हैं। जबकि धरातलीय भाग के बाहर आकर वो जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लावा। तो गर्म पदार्थ है वो लावा होगा, जबकि ठंडा होने के बाद में उस जो अपना मैग्मा है, मैग्मा को हम लावा बोलेंगे। तो 2 शब्द है, एक तो मैग्मा है और दूसरा लावा है। एक शब्द क्या है, मैग्मा। मैग्मा, मैग्मा हमेशा क्या हो सकता है, तरल व तप्त, तरल व तप्त होता है। जबकि लावा क्या होता है, लावा होता है धरातलीय भाग पर, धरातलीय भाग पर आकर मैग्मा ठोस रूप धारण कर लेता है, ठोस रूप धारण कर लेता है,
तब इसको क्या बोल सकते हैं, लावा बोल सकते हैं। तो एक मैग्मा और लावा दोनों होते एक ही है, लेकिन धरातल के एक तो आंतरिक भाग में होता है, एक धरातल के बाहरी भाग में होता है। फिर एक चीज हमारे सामने एक समस्या आती है कि अपन ने पढ़ लिया कि ज्वाला का बाहर निकलना, यानी ज्वाला धरातलीय भाग से बाहर निकल रही है। लेकिन अगर पृथ्वी का आंतरिक भाग अगर ठोस, पूरा ही ठोस अवस्था में है, पहली चीज अगर पूरा का पूरा ठोस अवस्था में है, तो ये आपका मैग्मा या लावा कहां से आया। मैग्मा या लावा में क्या होते हैं, अनेक प्रकार की गैसें होते हैं या फिर तरल पदार्थ, इनके साथ अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर होते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो, मैग्मा हमेशा तरल होता है, तो तरल से हमें यह जानकारी मिलती है कि हो सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम का एक ऐसा भाग है, आंतरिक भाग एक ऐसा है जो तरल अवस्था में है। अगर तरल अवस्था में नहीं होगा तो फिर मैग्मा कहां से आएगा। अगर पूरा ठोस अवस्था में है तो मैग्मा में पूरे के पूरे ठोस पदार्थ आएंगे, लेकिन मैग्मा में क्या आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं। तो इनके द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि हाँ, न कहीं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है। और जहां से ज्वालामुखी का उद्गम होता है, ज्वालामुखी का जैसे उद्गम होता है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। एक मंडल है उसका नाम क्या, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, या इसको बोलते हैं अधय स्तर। क्या बोलते हैं, अधय स्तर। ये दुर्बलता मंडल या अधय स्तर वाला भाग है, ये पाया जाता है अपना, अभी मैंने आपको बताया क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये मेंटल वाला भाग है ना, ये मेंटल का ऊपरी भाग होता है, मेंटल का ऊपरी भाग होता है, जिसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर तक मानी जाती है, जिसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी कि अभी मैंने आपको क्रस्ट, मेंटल व कोर तीन चट्टानें बताई पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया, क्रस्ट, यानी क्रस्ट, पूरी क्रस्ट वाला भाग है वो पूरा का पूरा ठोस अवस्था में है। दूसरा कौन सा है, मेंटल। तो मेंटल के एकदम ऊपर वाला भाग है उसको बोल सकते हैं कि अपन ऊपरी मेंटल। तो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल में एक मंडल पाया जाता है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, या इसको बोल सकते हैं कि अधय स्तर। फिर आता है कि इसकी मोटाई या गहराई कितनी होती है, 100 से लेके 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। यानी जहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वो मैग्मा इस दुर्बलता मंडल वाले भाग से क्या होता है, इस भाग से धरातल के बाहरी भाग की ओर आता है। इसका मतलब क्या है, ये दुर्बलता मंडल वाला भाग कौन सी अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में है। कौन सी तरल अवस्था में पाया जाता है, ये दुर्बलता मंडल वाला भाग है, ये कौन सी अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में है, ना कि पूर्ण तरल, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। अब ये अर्ध तरल अवस्था है, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे है कि अर्ध तरल है या तरल है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है भूकंपीय जो तरंगे होती है, उन भूकंपीय तरंगों के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, कौन सा अर्ध तरल अवस्था में है, या फिर कौन सा भाग पूर्ण तरल अवस्था में है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसके लिए एक निश्चित जगह तो होगी कहां से ज्वालामुखी आएगी। ऐसे थोड़ी कि ज्वालामुखी एकदम ठोस पदार्थों से आएगी। ज्वालामुखी क्रिया में क्या होते हैं, ठोस के साथ तरल पदार्थ भी आते हैं। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट है, क्रस्ट पूरा ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि नीचे वाला भाग कौन सा है, मेंटल। तो मेंटल का ऊपरी भाग है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसको बोलते हैं अधय स्तर या फिर दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल वाला भाग है ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा अर्ध तरल अवस्था वाला यानी आपका मेंटल वाला भाग है, मेंटल प्लस ऊपर वाला भाग कौन सा है, क्रस्ट। मेंटल व क्रस्ट वाले भाग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं या चट्टाने पाई जाती है वो पूरी की पूरी चट्टाने क्या होती है, धरातल के बाहरी भाग में आ जाती है। तो इनके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन सा भाग किस अवस्था में है और कौन कौन से तत्व कहां पर विद्यमान है। ये है। तो ये पहला प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा हो गया, ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी क्रिया वाला ये, इसको डिटेल से हम अपने ज्वालामुखी वाला टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार इतना ही आप समझ लो इसको कि प्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत में एक कौन सा है, ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी का पहले तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
कि ज्वाला का बाहर निकलना, ज्वाला का धरातलीय भाग है, ज्वाला का धरातलीय भाग पर निकलना, यानी ज्वाला का धरातल के आंतरिक भाग से बाह्य भाग की ओर निकलना। और ज्वाला का अर्थ क्या होता है? आग होता है। दूसरा है, एक शब्द है मैग्मा और दूसरा होता है लावा। तो मैग्मा हमेशा तरल अवस्था में होता है, वह तरल के साथ क्या होता है? तप्त अवस्था में होता है। जब भी गर्म है तो उसको बोल सकते हैं मैग्मा, और जब वो ठंडा हो जाएगा, धरातलीय भाग पे आएगा, ठंडा हो जाएगा और ठोस रूप धारण कर लेगा, उसके बाद में उसको क्या बोलेंगे? लावा। फिर अगली चीज है कि ज्वालामुखी क्रिया है, तो ज्वालामुखी क्रिया का निश्चित स्थान तो होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट कहां से होता है। तो ज्वालामुखी का जो चेंबर होता है उस चेंबर को बोलते हैं दुर्बलता मंडल या फिर ये अधय स्तर। ये भाग कहां पर पाया जाता है? तो ये भाग पाया जाता है क्रस्ट के नीचे वाली चट्टान है, उसको बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल है, और मेंटल में जो ऊपरी भाग है वहां पर उसकी मोटाई कितनी होती है? 100 से 200 किलोमीटर तक के बीच वाला भाग है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? दुर्बलता मंडल। जो कौन सी अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में है। अगर यह मंडल ठोस अवस्था में होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट में तरल पदार्थ नहीं आएंगे, केवल ठोस पदार्थ आएंगे। केवल क्या आएंगे? ठोस पदार्थ। तो अर्ध तरल अवस्था में है, तो अर्ध तरल अवस्था का मतलब क्या होगा? कि इसके अंतर्गत लावा भी आएगा, और ऊपर वाला क्रस्ट वाला भाग है, तो क्रस्ट वाले भाग से क्या है? ठोस पदार्थ बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जलवाष्प पाया जाता है, अनेक प्रकार के छोटे मोटे कंकड़ पत्थर इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये पहला स्रोत कौन सा हो गया? ज्वालामुखी क्रिया। अब दूसरा स्रोत है, दूसरे स्रोत के अंतर्गत आता है अपना भूकंप, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। जिस प्रकार ज्वालामुखी था उसी प्रकार है भूकंप। भूकंप के अंतर्गत क्या होता है? अनेक प्रकार की तरंगे होती है, जैसे पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, एल, 3 प्रकार की जो तरंगे होती है। उन तरंगों की आवृत्ति के आधार पे हमें यह पता चलता है कि कौन सी तरंग किस भाग में किस स्पीड से चल रही है। उसके आधार पे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो सबसे पहले होता है भूकंप, यानी भूकंप का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि भूकंप का अर्थ क्या होता है। तो धरातलीय भाग में होने वाले कंपन को, धरातलीय भाग में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं, यानी जो धरातलीय भाग है, धरातलीय भाग में जो भी कंपन होता है उस पूरे कंपन को क्या बोलते हैं? भूकंप। एक शब्द में आपको पूछे तो क्या है? धरातलीय भाग में होने वाला क्या है? कंपन। कंपन है, उस कंपन को क्या बोलते हैं? भूकंप। अब देखो, भूकंप में भी आपको 2-3 शब्दावलियां पढ़नी पड़ेगी। एक के डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सी इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी का ऐसा भाग जहां से क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति होती है कहां पर होता है? धरातल के आंतरिक भाग में। कभी भी भूकंप धरातल के बाहरी भाग में नहीं होता है, धरातल के आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति या उद्गम होता है, उद्गम, धरातलीय भाग से भूकंप का क्या होता है? उद्गम। इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, जहां से धरातल के मतलब पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल के आंतरिक भाग में जहां से भूकंप का उद्गम होता है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। एवं भूकंप के एकदम 90 डिग्री वाला भाग, कौन सा? भूकंप के उद्गम के एकदम 90 डिग्री वाला भाग, जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जिस धरातलीय भाग से टकराएगी उस भाग को बोलते हैं एपीसेंटर। एपी सेंटर, एपीसेंटर। देखो, फोकस और एपीसेंटर, इनके हिंदी में नाम बहुत सारे हैं। जितने ही नाम होते हैं उन नाम को पढ़ते हैं और पढ़ते बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं और क्वेश्चन गलत होता रहता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, कोई भी पेपर आता है उस पेपर में अंग्रेजी और हिंदी दोनों होते हैं। हो सकता है अगला लिखने में फोकस भी लिख दे और एपीसेंटर भी लिख दे, अंग्रेजी में लिखे तो वैसे लिख सकता है। बाकी एपीसेंटर और फोकस दोनों, आप ये 2 शब्द आप याद रखोगे
तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जहां से भूकंप का उद्गम होता है उस उद्गम बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। अब इसको जैसे भूकंप मूल भी बोलते हैं, अभिकेंद्र भी बोलते हैं, अधिकेंद्र भी बोलते हैं, इस प्रकार के कुछ अलग अलग नाम है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना, एक तो फोकस है, दूसरा क्या है, एपिसेंटर है। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। धरातलीय भाग में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को फोकस कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अंग्रेजी के शब्द है वो याद कर लेने चाहिए, क्योंकि बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो उससे बेटर है कि कुछ अंग्रेजी के शब्द उनको याद कर लो। एक बार याद कर लोगे तो हिंदी वाले कितने ही शब्द आए आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। तो धरातलीय भाग में जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। एवं धरातलीय भाग के समकोण पर स्थित वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे टकराती है उसे या उस बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे ये भूकंप मूल है, भूकंप मूल से क्या होता है कि भूकंप का उद्गम केंद्र है, ये भूकंप का उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र से बाद में क्या होगा, अनेक प्रकार की तरंगे होती है। एक तो पी प्रकार की होती है, दूसरी एस प्रकार की। मुख्य रूप से पी व एस एक एल तरंग है, लेकिन एल तरंग सिर्फ धरातलीय भाग पे ही गमन करती है। धरातल के आंतरिक भाग है, पूरे आंतरिक भाग में या तो एक पी तरंग आएगी, दूसरी एस तरंग। तो पी व एस दो प्रकार की तरंगे होती है। कितने प्रकार की तरंगे होती है, भूकंप विज्ञान की जानकारी, भूकंप विज्ञान की जानकारी पी व एस तरंगों के आधार पर हमें प्राप्ति होती है। पी का मतलब होता है प्राइमरी, या इनको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। एस का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, द्वितीयक तरंगे। अब इनके अलग अलग नाम है। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। जब भी अपने भूकंप वाला टॉपिक आएगा तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी तरंग कहां पर गमन करती है और कहां पर लुप्त हो जाती है। तो एक इतना ध्यान रखो थोड़ा सी कि एक तो पी तरंग है और दूसरा क्या है, एस तरंग है। तो पी व एस तरंगों के आधार पे हमें एक जानकारी ये मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है। तो एक भाग मैंने आपको भी बताया मेंटल वाला भाग, तो मेंटल वाला भाग है वो एकदम ऊपरी मेंटल है, तो ऊपरी मेंटल अर्ध तरल अवस्था में है। जबकि कोर वाला भाग है तो ऊपरी कोर वाला भाग है वो पूर्णतः तरल अवस्था में। तो हमेशा ऊपरी है। सबसे ऊपर क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग को याद रखो पूरा ठोस अवस्था में है। जैसे ही क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो मेंटल वाला भाग आएगा। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो अर्धतरल अवस्था में है, जबकि कोर का ऊपरी भाग है वो पूर्णतः तरल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में, क्योंकि वहां पर ये एस तरंगे है ना, ये एस तरंगे आपका जो मेंटल वाला भाग है वहां पर तो जैसे जैसे पार हो जाएगी, क्योंकि अर्धतरल अवस्था में है, कहीं पे ठोस पदार्थ है कहीं पे तरल पदार्थ, तो पार हो जाएगी। लेकिन ये कोर वाला भाग है, ऊपरी कोर वाला भाग वो पूर्णतः तरल अवस्था में है, तो वहां पर ये तरंगे जाकर रुक जाएगी। तो इसके आधार पे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का जो अंतरतम या आंतरिक भाग है वो पूर्णतः ठोस अवस्था में है, और एकदम बाहर धरातलीय भाग है वो भी एकदम ठोस अवस्था में है। बीच वाला भाग है
इस भाग में कोई भाग अर्धतरल अवस्था में और कोई भाग कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है। थोड़ा सी इसको वापस देख लेते हैं, 2 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज का टॉपिक अपने शुरू किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में शुरू किया तो सबसे पहले एक शब्द आता है कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की आकृति आकार किस प्रकार का है, भू-आभ, या इसको अंग्रेजी में जियोड या लंबवक्ष गोला, या अपन बोल सकते हैं कि संतरे के आकार की है। इस प्रकार देखो ये पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा एकदम गोला है, तो गोले वाला भाग है तो इसको हम भू-आभ आकृति नहीं बोल सकते। पूरे गोलाकार आकृति तो इसको हम भू-आभ में नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी धरातलीय भाग, दोनों धरातलीय भाग इन भागों से क्या चपटी हुई है और बीच वाले भाग से क्या उभार लिए हुई है। इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, भू-आभ या लंबवक्ष गोला। फिर दूसरा है आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना के बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, या फिर गैसीय अवस्था में होगा। इसके बारे में हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष नहीं, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ये हमारे लिए क्या है, अदृश्य है, हम खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते। तो इसके संबंध में हमें अनेक प्रकार के प्रमाण जुटाने पड़ते हैं, इन प्रमाणों के आधार पर हम बता सकते हैं। तो 2 प्रकार की जानकारी के स्रोत या प्रमाण, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा कौन सा है, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अप्रत्यक्ष स्रोतों में पहला स्रोत क्या कौन सा है, घनत्व। मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 प्रकार की चट्टानों में विभाजित है। कितने प्रकार की, 3 चट्टानों में। और सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या नाम दिया, क्रस्ट नाम दे दिया। फिर दूसरा है उसका मेंटल दे दिया, और तीसरा भाग कौन सा हो गया, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा, तापमान भी बढ़ता जाएगा, और दबाव भी लगातार बढ़ता जाएगा। फिर एक शब्दावली है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले क्या घनत्व है, तो घनत्व में आपको इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, क्रस्ट। क्रस्ट से लेके कोर की ओर जाएंगे तो घनत्व में लगातार क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। और एक ये है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, इसको थोड़ा सी आपको भी ध्यान रखना है, ये कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा है दबाव। दबाव में भी यही कंडीशन लागू होती है कि ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाएंगे, यानी पृथ्वी के क्रस्ट से लेके और अपने कोर या अंतरतम की ओर जाते हैं तो लगातार दबाव बढ़ता जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगा। अगर लगातार दबाव बढ़ेगा तो पृथ्वी का अंतरतम क्या हो जाएगा, तरल अवस्था में हो गया, लेकिन अंतरतम कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था की बजाय ठोस अवस्था में है। तो इसी का एक ही कारण है कि एक निश्चित सीमा है जिसके आगे क्या है, पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व नहीं बढ़ता है। घनत्व नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर चाहे कितना ही हो वो कौन सी अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। और उसके साथ देखो पृथ्वी के अंतरतम में क्या है, निकिल व फेरियम, सियाल, सीमा व निफे, इस प्रकार पढ़ेंगे अपन। तो निफे का मतलब होता है निकिल और फेरियम जैसे यहाँ पर कुछ तत्व है, उन तत्वों में क्या होते हैं, ये इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। तो ये भाग कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है। फिर तीसरा है तापमान। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, लगातार ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाएंगे तापमान में लगातार वृद्धि होगी, लेकिन तापमान में वृद्धि की दर ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाएंगे तो लगातार घटती जाएगी। एक देखो 0 से 100 किलोमीटर यानी धरातल के एकदम पास वाला भाग है, यहाँ पर तापमान में वृद्धि दर कितनी है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी सर्वाधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे 100 से 300 किलोमीटर तक, यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हो जाएगी, यानी घट रहा है। और 300 किलोमीटर से लेकर 6371 6371 किलोमीटर है। ये पृथ्वी का अंतरतम है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, कोर वाला भाग है। तो अधिकतम कोर वाले भाग की गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर तक है। यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके आधार पे हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, ना कि कौन सी तरल अवस्था में है। उसके बाद में प्रत्यक्ष स्रोत आता है। प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहला कौन सा है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि धरातलीय भाग से ज्वाला का बाहर निकलना, ज्वाला का बाहर निकलना या आग का धरातलीय भाग से बाहर निकलना, यह कहलाता है ज्वालामुखी। उसके बाद में 2 शब्दावली, एक तो मैग्मा है, दूसरा लावा। कि मैग्मा तरल और तप्त होता है, जबकि लावा क्या होता है, धरातलीय भाग पर आने के बाद में ठोस रूप ले लेता है। अगला है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट कहां से होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है दुर्बलता मंडल, या इसको बोल सकते हैं अधः स्तर। यह भाग कहां पर पाया जाता है,
ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के बीच वाला भाग है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी चेंबर, यानी ज्वालामुखी उद्गम वहीं से होगा। और ये भाग जो मेंटल वाला है या दुर्बलता मंडल वाला है, ये भाग कौन सा है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तभी क्या है, मैग्मा या लावा धरातल के बाहरी भाग में आ रहा है। अगर ये अर्ध तरल अवस्था में नहीं होगा तो केवल ठोस पदार्थ बाहर आएंगे। अगला है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, धरातलीय भाग में होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। भूकंप के लिए आपको दो शब्दावली याद करनी है। एक तो जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसको बोलते हैं भूकंप मूल, या उसका दूसरा नाम क्या है, फोकस बिंदु। आपको अंग्रेजी वाला शब्द है वो ज्यादा याद रखना है, भूकंप मूल या फोकस बिंदु। और धरातलीय भाग, ऐसा धरातलीय भाग जो भूकंप मूल के एकदम 90 डिग्री पर हो और सबसे पहले तरंग जिस भाग से टकराएगी उस भाग को बोलते हैं एपीसेंटर। ये धरातलीय भाग हो गया। और भूकंप विज्ञान के बारे में हमें जानकारी पी तरंग व एस तरंग। पी का मतलब होता है प्राथमिक तरंग और एस का मतलब होता है सेकेंडरी। पी व एस तरंगे होती, दो प्रकार की तरंगे। इन तरंगों के बारे में, तरंगों से हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन सा भाग तरल अवस्था में है और कौन सा भाग ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट इसी चैप्टर को आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।